नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दे की बात, जहां आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के गठबंधन से जुड़ा हुआ। लगातार सियासी दलों के गठबंधन की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने 2022 के लिए कमर कस ली, वहीं अब ओवैसी ने राजभर से मुलाकात कर गठबंधन की एक नई तस्वीर सामने रख दी है। कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 से पहले कौन कौन से राजनीतिक दल मिलकर बीजेपी के किले को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कौन से दल अकेले ही बीजेपी को चुनौती देते हैं। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और वो आपके सामने बैठे हैं, हम एक साथ उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में काम करेंगे। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ में एक होटल में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यूपी में ओवैसी की जन भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है। आइए सुनते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। श्रीमती कृष्णा पटेल जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल जी, अनिल चौहान जी, रामसागर जिंद जी और रमाकांत कश्यप और भारतीय समाज पार्टी मिलकर के एक मोर्चा हम लोगों ने बनाया जिसका नाम भागीदारी संकल्प। आज आपके सामने माननीय ओवैसी जी ने भी इस मोर्चे में शामिल होने का ऐलान किया है। 22 का चुनाव हम लोग मिलकर। सर, 100 दिन ओवैसी के ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते रहे। इनके साथ आपका गठबंधन कैसे चलेगा? अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बी टीम तो समाजवादी पार्टी है ना, सी टीम बसपा है, डी टीम कांग्रेस है। कैसे वो है? यहाँ तो अभी तो उनका खाता भी नहीं खुला है, तो कैसे टीम बना दिए आप 22 में बताइएगा। देखिए हम कौन सी टीम बनते हैं। सर, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे आपसे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा, हम लोग सरकार बनाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। जन भागीदारी मोर्चे में बाबूराम कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी समेत 8 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा ओवैसी की प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से मुलाकात भी प्रस्तावित है। बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार कई छोटे राजनीतिक दल गठबंधन के सहारे बीजेपी के अभेद्य किले को तोड़ना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का फिर से आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो प्रदेश की राजनीति में विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा वही नजर आ रही है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ संकेत दे रखे हैं कि वो छोटे दलों से गठबंधन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सबसे खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के लिए कमर कस ली है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि 2022 में बीजेपी के सामने कौन कौन से दल गठबंधन करके मुकाबला करते हैं और कौन अकेले ही बीजेपी को पटखनी देने की हिम्मत दिखा पाता है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए नए रंग दिख रहे हैं। यूं कहें कि राजनीति में नए नए फूल खिलते हुए दिख रहे हैं। देखना यह होगा कि अब 2022 तक उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होता है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए कौन कौन मैदान में उतरता है और आखिरकार ये चुनौती किसके लिए बनती है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं उन सभी मेहमानों से जो आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सुभाषपा से।
पीयूष मिश्रा जी। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय सिन्हा जी हमारे सहयोगी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे विशेष संवाददाता और हमारे सहयोगी वैष्णव जी हमारे साथ जुड़े हैं। वैष्णव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे और कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल लेकर अनीता जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में जो मैदान है वो चैलेंजर्स से भरता चला जा रहा है, चैलेंजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और ओवैसी ने एंट्री कर दी है उत्तर प्रदेश में, कितना बड़ा ये आपको चैलेंज, कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है और अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हिना जी, चुनाव जो भी होते हैं वो चुनौतीपूर्ण ही होते हैं। पहले भी जब चुनाव हुआ था तो सभी लोगों के गठबंधन से सभी सरकार पार्टियों ने गठबंधन किया था। हमने गठबंधन पहले भी रहा है, कोई ऐसी बात है नहीं कि नया गठबंधन शुरू हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चुनाव तो हमेशा चुनौतीपूर्ण, हमारे यहाँ तो चुनाव के कारण ही हमारे तो कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो किसी समय भी कोई भी चुनाव आ जाए, चाहे नगर निगम के आ जाए, चाहे पंचायत के आ जाए, चाहे एमएलसी के आ जाए, चाहे विधानसभा के आ जाए, चाहे लोकसभा के आ जाए, कोई भी चुनाव आ जाए उसमें चुनौती की बात नहीं है। कार्यकर्ता हमेशा जनता से बराबर संपर्क में रहता है, बराबर सक्रिय रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे और भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पे पूरा भरोसा है और जनता पे भरोसा है, क्योंकि हमने जनता का काम किया है और हम अंतिम छोर तक काम कर रहे हैं। जो आज हमने गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनाई है उनसे तक पहुंच रही हैं। हमने जो बिजली सबको दी है, हमने आवास दिए हैं, हमने शौचालय दिए हैं, हमने उनको क्या कहते हैं स्वास्थ्य की सेवाएं दी है, हमने उनका बीमा कराया। तो आज मतलब हमारे काम ही इतने हैं कि वो जनता खुद ही जानती है कि काम कौन कर रहा है। काम के आधार पे काफी कुछ विकास के काम को भी हमने आगे बढ़ाया है और कार्यकर्ता भी सक्रिय, कार्यकर्ताओं का जनता से सीधा संबंध रहता है। इसलिए कोई भी गठबंधन होता है, कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन पहले भी हुए, आगे भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुनौती तो चुनाव में होती ही है और उस चुनौती को तैयार करने के लिए बीजेपी उसके कार्यकर्ता पूरी तरीके से तटस्थ है। और सबसे बड़ी बात, जनता से कार्यकर्ताओं का संपर्क सीधे सीधे होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अनीता जी, जिस काम को आप अपनी ताकत बता रही हैं, उसी काम को निशाना बनाकर जो विपक्ष है वो बीजेपी पर वार कर रहा है और साफ तौर पर आज असदुद्दीन ओवैसी ने ये कह दिया कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, नाम बदलने वाली राजनीति नहीं करेंगे। निशाना साधा है ओवैसी ने, क्या कहेंगे? देखिए, नाम बदलने वाली जहां तक की बात है, नाम हमने कोई नहीं बदले। नाम तो हमारे जो थे, हम पुराने नाम लेकर आए हैं, अपनी पहचान लेकर आए हैं, क्योंकि नाम तो बीच की सरकारों ने सबने बदल दिए थे। अब आप बताइए, जो प्रयाग का नाम आज से तो प्रयागराज नहीं था ना, कब से शास्त्रों में लिखा है प्रयागराज नाम। इलाहाबाद तो बाद में लोगों ने कर दिया ना, तो इसलिए नाम तो हमने कहीं को ला रहे हैं कि वही चीज जो है संस्कृति हमारी बनी रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी जिन्हें हर जगह जा रहे हैं, जब जगह जा रहे हैं, जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी लड़ने का पूरा अधिकार है जनता के बीच में और हम लोग को भी लड़ने का पूरा, जनता अच्छे से जानती है। काम के आधार पे अगर वो भी आ रहे हैं तो हम भी काम के आधार पे ही बोलेंगे। हमने जो काम किया है हम उसके आधार पर आएंगे, क्योंकि हमारी जो दीनदयाल जी की सोच है, उस सोच से हमारी पार्टी काम करती है कि अंतरिम छोर तक खड़ा चीजों की हम लोगों ने जुड़ते जो गरीब परिवारों की उसकी हमने पूर्ति की है, वो अपने आप जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कौन कैसा काम कर रहा है, कौन खाली राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति रोटियां सेक रहा है और कौन वास्तव में जनता का काम कर रहा है। ये जनता जनार्दन है, जनता अपने आप फैसला करेगी। चलिए, अगला सवाल लेकर अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जो तमाम बातें यहाँ पर अनीता जी ने कही हम सब ने सुनी, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं, हमें नई राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मैदान में आ चुकी हैं। हालांकि पहले चुनावों की बात करें, पिछले चुनावों की बात करें तो सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ जुड़ के बीजेपी को हराने की कोशिश की थी, उतनी ही बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी। एक बार फिर अब तमाम विपक्षी पार्टियां मैदान में आ गई हैं, लेकिन इस बार एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के विपरीत, अगेंस्ट जाकर लड़ाई लड़ रही हैं। इससे आगे की स्थिति क्या हो सकती है, आप क्या समझते हैं? देखिए, अनीता जी ने जो बात कही
कि विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को भी विकास के मुद्दे मालूम हैं और बीजेपी ने जो विकास प्रदेश में किया उसके बारे में जानकारी है। इस 2017 के चुनाव की बात बताएं तो अखिलेश यादव भी इसी बात पर चुनाव लड़ रहे थे कि हमने बहुत विकास किया और लोगों को मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने क्या विकास किया। लेकिन आप जानती हैं कि जो है हश्र क्या हुआ, उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी सत्ता में आ गई। देखिए, छोटे छोटे जो दल हैं वो सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वतंत्र है सब गठबंधन करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे दल, जो पहले क्या होता था कि बीजेपी के सामने महागठबंधन जैसा एक विशाल काय मतलब गठबंधन रहता था, कई दल उसमें जुड़े रहते थे, तो होता क्या था कि सब लोग अपनी सीटों का बंटवारा कर लेते थे, अपने हिसाब से लड़ते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले दो चुनावों से गठबंधन का नतीजा देख लिया है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो चाहे वो बसपा के साथ हो, दोनों जगह उसको जो है हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन उसके लिए सफल नहीं रहा। अब समाजवादी पार्टी की नज़र छोटे दलों पे है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये बात कह भी चुके हैं कि जो छोटे दल हैं वो हमारे साथ आए, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन छोटे दल जो है अपनी ही रणनीति लेके चल रहे हैं। उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के साथ ना जाकर अगर स्वतंत्र रूप से लड़ते तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी तरीके से टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को। आप देख लीजिए, अगर हम सुभाषपा की बात करें तो सुभाषपा का जो वोट बैंक है वो 100 सीटों से ज्यादा का, अगर राजभर वोट बैंक की बात करें तो 100 सीटों से ज्यादा पर उनके वोट बैंक की पकड़ है। भले ही वो जीत ना पाए आगे चल के भविष्य में या कुछ वोटों से हार जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जो उनका राजभर है वो बहुत मजबूत है। और ये बात जो है ओपी राजभर भी जानते हैं। ओवैसी का वोट बैंक है क्या कि मुस्लिम पहले समाजवादी की पार्टी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन अब के हालात देखकर यह लग रहा है जिस तरह से बिहार में 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीत ली है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी ओवैसी की तरफ रुख कर रहा है। तो पिछड़ा वर्ग या कहें अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम, ये गठजोड़ जो है इस गठबंधन से साफ तौर पे नजर आ रहा है। और जो 8 क्षेत्रीय पार्टियों गठबंधन बन रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोट बैंक और जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर सकता है। लेकिन इसका सीधा जो फायदा है वो सीधा फायदा बीजेपी को जाना है, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी ये दम भरती है कि जो पिछड़ा वोट बैंक है और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है, और पिछले चुनावों में देखा जाए तो खड़ा भी रहा। लेकिन अगर छोटे दल कहीं ना कहीं छोटे दल गठबंधन कर लेते हैं तो सबसे बड़ा जो झटका है वो बीजेपी को नहीं लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को पक्का लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो इतना मजबूत है कि उसमें सेंधमारी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग का वोट है और जो मुस्लिम वर्ग का वोट है वो कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन मजबूती के साथ जमीन पे उतर आता है ओवैसी और राजभर का, तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका मिलना था। और अगर यही पार्टियां सपा के साथ गठबंधन कर लेती हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। बिल्कुल। कपिश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कपिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिश जी, सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री की अगर बात करें, आए तो ये ऐलान करके हैं कि बीजेपी को चुनौती देंगे, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है आपकी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? नहीं, देखिए, उसके लिए कोई चुनौती कोई भी नहीं होता है। जिसे अपने काम पर विश्वास होता है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास होता है, अपनी नीति पर विश्वास होता है और अपने नेता पर विश्वास। तो हम लोग तो एक चीज ये मानते हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सोच रही है वो यही रही है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है तो उसका भी है वो होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके वो भी नहीं हो सकता है। तो हकीकत ये है कि स्वार्थ की राजनीति को परित्याग करके हम ये चाहते हैं कि हम अपनी से उत्तर प्रदेश का विकास करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाली विकास के बल पर कोई सरकार बनती और बिगड़ती नहीं है। ये भी सत्य है कि आस्था को परवान चढ़ा करके, हिंदू मुसलमान करके जो चीजें या छद्म राष्ट्रवाद फैला करके जिस तरीके से लोगों की आस्थाओं के साथ खेला जाता है, तो वो समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहिए। रह गई बात ओवैसी साहब की उत्तर प्रदेश के लिए आने में, तो चाहे केजरीवाल साहब हो चाहे ओवैसी साहब हो, जिन लोगों का अपना एक दल है और राजनीतिक दल ये लोग चलाते हैं, संविधान देना कि ये किसी भी प्रदेश से जाकर के चुनाव लड़े, इनका वेलकम है, बिल्कुल आवे लड़े और अपनी नीतियों से, अपनी बातों से वो जनता के वोटों को आकर्षित करें। जनता उन पर कितना विश्वास करती है, हम पर कितना विश्वास करती है, या भाजपा पर कितना विश्वास करेगी, क्योंकि अब तो उन्होंने भाजपा का चेहरा देख लिया है, ये सन 2022 में पता चलेगा। लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती कोई नहीं।
लेकिन कपिल जी, ये तो हम लगातार देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी जाकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, एक बड़ी बहुमत मिल रही है बीजेपी को, चाहे वो बिहार की बात कर ले या अभी जो हैदराबाद में चुनाव हुए उनकी बात कर ले, ये तमाम जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है वो देख लें। दूसरी बात, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि आप भी छोटे दलों से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन अब जो छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअल एंटिटी दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका होगा आने वाले चुनाव में? नहीं, हम लोग बिल्कुल इसको झटके के रूप में नहीं लेते। जो बिहार के अंदर हुआ वो क्या किसी से छुपा हुआ है कि किस तरीके से शासन प्रशासन ने वहां खेल खेला है? सुबह के समय में कोई विजेता था और रात में सर्टिफिकेट बदल दिया गया, या क्या किसी ने नहीं जाना? और कोई भी व्यक्ति वो बात क्यों नहीं करना चाहता भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग से कि जो 20 लाख ईवीएम गायब है वो आखिर कहां पर है, उसका हुआ क्या? कोई एफआईआर अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुआ, उसकी रिकवरी क्यों नहीं हुई? लोकतंत्र के इतिहास में किसी देश के लोकतंत्र पर कोई कैसे विश्वास करेगा जहां 1-2 मशीन नहीं 20 लाख मिसिंग का आरटीआई है? तो ये कह पाना कि कब भारतीय जनता पार्टी किस खेल को कहां से खेलती है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। और बिहार के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा था कि इनकी सरकार आने वाली है, और आती भी नहीं। नेक टू नेक जो फाइट आप देख रही हैं वो नेक टू नेक नहीं थी, लेकिन उसको बनाया गया प्रशासन के द्वारा। 12 सीटें तो ऐसी थी जहां पे चुनाव ये हार चुके थे और इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। नहीं कपिल जी, ये बात तो वो हो गई कि आप जीते तो काउंटिंग सही हुई, बीजेपी जीती तो काउंटिंग सही नहीं हुई। अगर आप भावनाओं के साथ खेले जनता की तो सही है, आप परशुराम की बात करें तो सही है, बीजेपी राम की बात करे तो गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत इस वजह से है कि भगवान राम की जो बात ये करते थे, ये भगवान राम की बात कहां करते थे? ये तो उनके नारों का सौदा करते थे, विवादित भूमि पर करते थे। हम लोग तो शुरू से कहते थे कि जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो ये भगवान राम के नारों का सौदा करते थे। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जी के नारों का सौदा नहीं किया है। हम किसी विवादित भूमि पे परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं या कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं लेकिन वो विवादित स्थल पे नहीं है, तो इसका तो एहतराम करना चाहिए हर व्यक्ति को। हम लोग भगवान के नाम का इस्तेमाल वोटों के लिए नहीं करते हैं। राजनीति तो उसमें करने की कोशिश की ना। चलिए, मैं पीयूष जी से अब अपना सवाल लेना चाहूंगी। भाजपा के प्रवक्ता हैं और काफी संयम से सबकी बातें सुन रहे हैं इतनी देर से। पीयूष जी, आज क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाया कि अब आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और आपने एक गठबंधन का ऐलान आपकी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, आगे अब क्या रणनीति है? क्योंकि एक यहाँ पर प्रश्न मैं ये उठाना चाहूंगी कि बात ये हो रही है कि बी टीम की तरह आप लोग काम कर रहे हैं बीजेपी की, क्योंकि आपने जिस अस्तित्व के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस वक्त फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हिना जी, अभी भाजपा की प्रवक्ता बड़ी बहन अनीता जी बोल रही थी, उन्होंने बोला लोकतंत्र में सब गठबंधन करते हैं, तो ये बताना भूल गई कि 2014 में मोदी जी की केंद्रीय सरकार को प्रचंड बहुमत मिला और 17 में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनज़र सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हुआ। 17 में हम इनके साथ आए, उसके बाद हमारी इनसे नहीं बनी, हमने इस्तीफा दिया और हमने एकला चलो का रास्ता अपनाया, हम अलग हो गए। और अब बात आती है ओवैसी साहब की, तो आपको भी पता है, सबको पता है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसी के तहत वो उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। एक बात आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने पिछले 1 साल पहले दिसंबर 2019 में भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, जिसमें 8 छोटी छोटी पार्टियां शामिल थीं, जिसमें हम थे, बाबू सिंह कुशवाहा जी थे, अपना दल की कृष्णा पटेल मैडम थी और बाकी और अन्य 5 दल और थे। अब उसी क्रम में लगातार करते हुए उसी भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी साहब की एंट्री हुई है। ओवैसी साहब ने हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाया है और हम लोग 2022 में उत्तर प्रदेश का यह चुनाव गठबंधन में रह के लड़ेंगे। अच्छा, आप लोग जैसा आपने कहा कि अब जो एलिगेशन लग रहे हैं कि हम लोग
बी टीम का काम कर रहे हैं। तो सही बात है, अगर आप देखें इसको तो देखिए हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमने 17 में भाजपा के साथ लड़ा, हमारी नहीं बनी, हम निकल गए। अब हम लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व को मजबूत करने के लिए। अभी बड़े भाई अजय जी ने भी बताया अभी कि हम लोग सब एक साथ आके छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां इकट्ठे लड़ रहे हैं। तो अब जैसा जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी कोई हो, तो उनको भी तो यह देखना चाहिए कि हम लोग आखिर अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हैं तो आपको ही पहल कर लेनी थी, और अगर आपने पहल की तो हमने उसका कुछ ना कुछ जवाब दिया होगा। तो अभी तक जैसा आप मंचों से तो कह रहे हैं कि हम छोटे दलों के साथ आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब चुनाव चला जाएगा या चुनाव सर पे आ जाएगा तब आप आएंगे। तो जाहिर सी बात है यह सब उनको सोचना चाहिए। फिलहाल जो हम लोगों की नीति और नीयत है, हम लोग छोटे छोटे दल साथ में हैं। और आज अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा है कि आगामी हमारे जो रास्ते हैं वो सभी के लिए खुले हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से भी हमारी अच्छी बातचीत चल रही है और हो भी चुकी है। प्रगतिशील के माननीय शिवपाल जी से भी आपने देखा ही होगा, आपके चैनलों ने भी चलाया है कि कई बार, कम से कम 4 से 5 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुलाकात, ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात शिवपाल जी से भी हो चुकी है। तो उम्मीद यही है कि इन भागीदारी संकल्प मोर्चा में आगामी दिनों में आपको एक और नया नज़ारा देखने को मिलेगा कि हम लोग इन दोनों पार्टियों के भी साथ जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ पीयूष जी, एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से पहले भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हश्र क्या हुआ ये हमने चुनाव के नतीजों में देख लिया था। अभी एक बार फिर आप इस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जो हर बार प्रचंड बहुमत से, जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है उसमें जीतती हुई चली आ रही है, तो अभी आपको क्यों लग रहा है कि आप बीजेपी को मात दे पाएंगे? देखिए, बिहार में चुनाव हुए, बिहार में भी हमारा गठबंधन था। हमारा गठबंधन बिहार में बहन जी से, ओवैसी साहब से और रालोसपा के कुशवाहा जी से था, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ था। 6 सीटें हम लोगों को, हमारे गठबंधन को मिली, जिसमें से 5 ओवैसी जी को, 1 बहन जी को मिली बिहार में। तो हम लोग तो भाई अपने जो हमारे समाज के लोग हैं उनके अस्तित्व की लड़ाई के लिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब इससे अगले को दिक्कत हो रही है तो वो अपने गिरबान में झांके और देखे कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अगर वो आप आरोप ही लगा रहे हैं तो आप ही क्यों नहीं पहल कर देते? और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में तो बहुत सारे समीकरण देखने को मिले। बहन जी का गठबंधन सपा से रहा, फिर उसके पहले कांग्रेस से रहा। तो ये सब उन्हीं को देखना चाहिए ना, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो खुद अपने गिरबान में झांके कि अगर देरी हो रही है तो उनके ओर से क्यों देरी हो रही है। अभी तक वो लोग कहाँ हैं? हम हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, चाहे वो 1 वोट पाए, चाहे चुनाव जीते। तो हर कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहा है। जी, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, सब प्रतिद्वंदी की तरह मैदान में आ सकते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये बात नहीं नकारी जा सकती कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो जातीय समीकरणों पे होती है, और आप जो समीकरण लेकर मैदान में उतर रहे हैं, बीजेपी तो साफ कहती है कि हम सवर्णों की पार्टी हैं और उस हिसाब से लड़ती है। तो अभी जो आपकी मौजूदगी है वो कहीं पर भी बीजेपी के लिए खतरे के तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, पूर्वांचल की अगर जो 100 सीटों पे बात करें, 100 से 150 सीटों पे हमारा अच्छा प्रभुत्व भी है। और लोकसभा चुनाव में आप देखें उठा के तो हमने कई जगह पे अकेले हमने लड़ा था, 39 सीटों पे हमने चुनाव लड़े थे अकेले, और हमने कई जगह पर खेल बिगाड़ा था। हमारे पार्टी के सदस्य नहीं जीत पाए, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जहां पर हम लड़े वहां पे हमने अच्छा खासा बीजेपी का डैमेज किया। चाहे आप उठाकर घोसी देख सकती हैं, चाहे आप उठा के बलिया देख सकती हैं। बलिया में फिलहाल जीते, मार्जिन कम रहा, 1000-1500। अम्बेडकर नगर देख सकते, कई ऐसी सीटें रही जहां पे हम लोगों का प्रभुत्व है, वहां पे हम लोगों ने मजबूती से लड़ा। अब उससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो यह तो ऊपर वाले जो हम पे आरोप लगा रहे हैं और जो हमसे कहते हैं कि बड़ी पार्टियां हैं, उनको देखना चाहिए, या खुद जो अपने को लीडर ऑफ ये सवाल दम भरते हैं वो देखें। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उमा शंकर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे में। डॉक्टर उमा शंकर, अब सवाल यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितनी भी पार्टियां हैं जो कदम रखना चाहती थी वो एक बड़े बड़े ऐलान कर चुकी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे वो सुभासपा की बात करें। असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ गए हैं, जैसा कि बताया पीयूष जी ने कि भागीदारी करके जिस तरीके से राजनीति वो करने जा रहे हैं।
कांग्रेस का अभी तक कोई टेक नहीं दिखाई दे रहा है, और जो आपकी मौजूदा स्थिति है उससे तो समझ आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप अपना अस्तित्व ही बचा ले जाएं तो वो बड़ी बात होगी। क्या है अब आपका चुनाव को लेकर तैयारियां, डॉक्टर उमाशंकर? देखिए, ये आप कुछ भी आकलन करें, आप आकलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे जरूर वो शर्तें बता दीजिए कि आप आकलन करते किस आधार पर हैं। आपके कैमरे का कैप खुलता कब कब है और कहां कहां खुलता है, ये मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दे रही है, पिछले 1.25 सालों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लगातार सड़क पर आंदोलन कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेके आदरणीय प्रियंका गांधी जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने FIR दर्ज किया, और अजय लल्लू जी 1 महीने से ज्यादा जेल में रहे। माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हमारे जेल में रहे, कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता जेल में रहे, सामने प्रदर्शन करते हुए जेल भेजा गया। अगर आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में लगातार कोरोना से में बेहाल प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेके पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, तो ये इसका मुझे किसी से सर्टिफिकेट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो डॉक्टर उमाशंकर, अब क्योंकि इतना आपने कह दिया तो सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हम यहाँ पे, और हमारा कैमरा ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पार्टी को फोकस करता है। हम जो डिबेट करते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता से संबंधित होते हैं, और ये बात साफ है कि कांग्रेस जब किसी मुद्दे को बहुत बड़ा होते देख लेती है तब एक बार चेहरा जरूर दिखा देती है, अदरवाइज तो आप ट्विटर की ही राजनीति करते हैं। जब आपने देखा कि हाथरस इतना बड़ा हो गया तो आप हाथरस पहुंच गए, उसके अलावा आप कहीं दिखाई नहीं देते। और इस बात पे मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करूंगी जो लाठी डंडे खाते रहते हैं सड़क पर। कर रही हैं आपको, आप क्या बात जानती हैं? आप कांग्रेस के बारे में सारे मीडिया चैनलों में दिखाई देता, आपके चैनल पे नहीं दिखाई देता क्या? कौन से मीडिया चैनल पे दिख रहे हैं आप? अच्छा वही बता दीजिए, कौन से मीडिया चैनल पे दिख रहे हैं? क्या बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ? कौन से मीडिया चैनल पे दिख रहे हैं आप? आपको ये सब नहीं दिखाई देता क्या? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कोरोना काल से लेके लगातार। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई डॉक्टर उमाशंकर? उसी समय बहराइच में रेप हुए थे, आपकी पार्टी वहां जाकर क्यों नहीं मोर्चा संभाल रही थी? राहुल गांधी वहां तो नहीं गिर गए, क्यों नहीं गिरे वहां पर? वहां पर तो बाकी सारी विपक्षी पार्टियां मौजूद थी। आ जाएंगे ना, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आपको कौन सा तरीका है बात करने का? आपको तरीका आता है बात करने का? आपको प्रवक्ता किसने बनाया? भाषा कौन सी है तुम्हारी? तुम्हारी कौन सी मान्यता है? तुम कौन हो? हैं? तुम्हें प्रवक्ता किसने बना दिया? तुम एक चैनल के ऊपर आरोप लगाते हो, एंकर से तुम्हें बात करने की, महिला एंकर से तमीज नहीं है? भाषा है तुम्हारी? पत्रकार हो तुम? कौन? तुम नेता हो, तुम्हारी ये भाषा है? तुम करके बात कर रहे हो? नहीं तो मिर्ची लगने तुम्हारी भाषा है क्या? तुम्हारी भाषा इस तरह की है, तुम करके बात करोगे? यही राहुल गांधी ने प्रवक्ता बना रखे हैं। बहुत डॉक्टर बने फिर हो, किस चीज के डॉक्टर हो तुम? किसने इसको बिठाया यहाँ पे? कौन है? तुम कौन हो? तुम कैसे आ गए यहाँ पर? यही करते हो तुम लोग? हर चैनल में जाके केवल झगड़ा करना आता है? अरे जाके ग्राउंड में अपनी पार्टी को संभालो जिसका जनाधार पूरी तरह खत्म हो चुका है। इनको म्यूट कर दीजिए हिना जी। चलिए अजय जी, मैं सवाल लेकर आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां जो है वो अब उत्तर प्रदेश में पूरी जान लगाकर चुनाव लड़ना चाह रही हैं, और जो सवाल डॉक्टर उमाशंकर से मैंने पूछा शायद वो उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, या सवाल का जवाब देने के लिए तथ्य नहीं थे उनके पास। कांग्रेस का अभी तक उत्तर प्रदेश में अस्तित्व ही दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार प्रियंका गांधी आई थी बड़े शोर शराबे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, जिसके बाद गायब हो गई, और जैसा ये कह रहे हैं कि मुकदमे हो गए, जेल में है, तो मुकदमे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हुए, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ने के ऐलान कर रही है, और हर एक छोटे बड़े मुद्दे में संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और अगर समाजवादी पार्टी की दोनों की तुलना की जाए विपक्ष के तौर पे, तो समाजवादी पार्टी के आगे कांग्रेस कहीं भी नहीं ठहरती है। अब बात की जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस के नेताओं का जो नेतृत्व है, जो
बड़े नेता हैं वो पहले ही उलझे हुए हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभालेगा। प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जो अजय कुमार लल्लू हैं, वो भले ही सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं गायब रहता है, ट्विटर की राजनीति करता है। वहीं विपक्ष के तौर पर समाजवादी के कार्यकर्ता लगातार देखा जा सकता है कि किस तरह से लाठी डंडे खा रहे हैं और लगातार जो विपक्ष की भूमिका होती है उसको सही से अदा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को जो कांग्रेस बुरा मान रही है वो लाजमी है बुरा मानना, क्योंकि कांग्रेस जब धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रही है, ना कोई काम कर पा रही है, तो जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो इसी तरह गुस्साएंगे। अच्छा, रही बात चुनाव लड़ने की, तो कांग्रेस हर प्रदेश में, आप किसी भी राज्य की बात कर लें, हर जगह बी और सी टीम के रूप में ही चुनाव लड़ रही है, हमेशा पिछलग्गू पार्टी बनकर चुनाव लड़ रही है, फ्रंट पे वो नहीं आ रही, जबकि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस। लेकिन अगर चुनाव लड़ने की बात आती है तो जैसे ही चुनाव सामने आता है तो वो जो है हमेशा पीछे, पर्दे के पीछे से लड़ना चाहती है, गठबंधन कर लेती, कम सीटें खुद रखती है और सोचती है कि अगर हम हारे तो हमारे ऊपर तोहमत नहीं लगेगी, जो पार्टी आगे नेतृत्व कर रही है उस पर जो है उंगलियां उठाई जाएंगी। इसी कड़ी में सबसे काबिल तारीफ बात छोटे दलों की मैं करूंगा, चाहे सुभाषपा हो चाहे ओवैसी की पार्टी हो। आप देखिए किस तरह से नेतृत्व क्षमता अपनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में बीजेपी जैसी भारी भरकम बड़ी पार्टी को हराने के लिए कमर कस चुके हैं लोग। आपकी बात करें तो आप कहां दिल्ली में राजनीति करती है, दिल्ली की वो पार्टी है, दिल्ली में उसकी सत्ता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक जो है वो नेता है जो नोन है, संजय सिंह। बाकी देखिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में खासा इनका प्रभाव नहीं है, संजय सिंह का प्रभाव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी खुलकर ये अभी से घोषणा कर दी कि हम जो है 2022 में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी हैदराबाद से यहां चले आए, सुभाषपा से मुलाकात कर ली, ओपी राजभर से मुलाकात कर ली और यह घोषित कर दिया कि छोटी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी बहुत पहले से सड़कों पर उतर आई है और ये उसने साफ दिखा दिया है कि 2022 में जो है वो बीजेपी को टक्कर देने की तैयार है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ ये चीज देखती है कि कहां पर उनको राजनीतिक लाभ मिल रहा है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ जरूर ढूंढती हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के अलावा भी उनके जो कार्यकलाप होते हैं वो भी वो करती रहती है। लेकिन कांग्रेस वहीं दिखाई देती है। आप हाथरस का मुद्दा उठा के देख लीजिए, हाथरस के साथ साथ कई और जगह भी दुष्कर्म कांड हुए थे, लेकिन वहां पर जो है कांग्रेस नहीं दिखाई दी और बस ट्विटर की राजनीति करना। तो देखिए, ट्विटर की राजनीति से, सोशल मीडिया की राजनीति से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी भी सोशल मीडिया की राजनीति करती है, लेकिन वार्ड चुनाव से लेके वो जो है लोकसभा चुनाव तक लगातार मेहनत करती रहती। छोटे दल भी उसी राह पर चलने लगातार मेहनत करने के लिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा से नदारद रही, इसलिए उसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। वैष्णव जी, जो मिर्ची कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को लग गई, वो मिर्ची तब क्यों नहीं लगती जब वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाते हैं? साल भर बीत जाता है बिना किसी अध्यक्ष के, तब क्यों नहीं मिर्ची लगती जब इन्हीं की जो दूसरी पार्टी होती है, जो हमने बिहार के चुनाव में देखा, उन्होंने कहा कि जो है किसी तरीके की जनसभा तक करने राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका गांधी बिहार नहीं गई, उनको बिहार की राजनीति की समझ ही नहीं है, और उसके अलावा जो बड़े उनके नेता हैं, जो प्रख्यात नेता, उनको मौका नहीं देते हैं वो। और क्या कांग्रेस पार्टी में चल रहा है ये हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे ही एक गंभीर राजनीति मानी जाती है और हर एक छोटी बड़ी पार्टियां मेहनत कर रही है। कांग्रेस अभी भी बैठी हुई है अपनी सीट पर, ऐसा लग रहा है कि कोई जादू हो जाएगा। देखिए, जब कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती थी, बहुत पहले इनके बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, जमीनी नेता होते थे, सभी की बात सुनते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने किस प्रकार के प्रवक्ता चुने हैं, जिनसे अगर आप जनता का सवाल कर दें तो वो उल्टा पत्रकारों को ही डांटने लगे। तो इस प्रकार के जब नेता रहेंगे तो उनका जनाधार क्या बनेगा? अब आप बात करिए गरीब जनता की, जहां पर पत्रकारों को इस तरह से अगर ये लोग अपशब्द बोल रहे होंगे तो गरीब जनता के साथ ये लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे होंगे। तो कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया, इसमें कोई संशय नहीं कि इसी तरह के नेताओं की वजह से ही कांग्रेस ने जनाधार खोया है। कांग्रेस ये देखती है हाईलाइट कहां है। समाजवादी पार्टी मान लीजिए किसी मुद्दे को विपक्ष के हाईलाइट कर देती है तो वहां कांग्रेस भी चली जाती है अपना भुनाने के लिए कि हम भी यहां पर हैं। राहुल गांधी चलेंगे, 2-4 कैमरे उनके पीछे चलेंगे, कुछ नाटक कर देंगे, गिर जाएंगे कहीं पे और दिखा देंगे कि जो है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने विपक्ष को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। जबकि देखा जाए तो विपक्ष का सही जो रवैया है वो केवल समाजवादी पार्टी में देखने को मिला है, जिसने हर मुद्दे पर सरकार की टांग खींची है और सरकार को जवाब देने पर मजबूर किया है। इन्होंने ही लाठी डंडे खाए हैं सरकार के और नेतृत्व को, योगी सरकार के नेतृत्व को मजबूर कर दिया है कि वो जवाब दें।
अच्छा, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का इस तरह का रवैया अगर आप देखेंगी तो आप बताइए, क्या इस तरह की पार्टियां क्या जनाधार बना पाएंगी, मजबूत कर पाएंगी? मैं तो अभी प्रदेश अध्यक्ष से इनके बात करूंगा, वो मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करूंगा इस बारे में कि आपने किस प्रकार के प्रवक्ता बना रखे हैं। कपिश जी से अपना अगला सवाल लेना चाहूंगी। कपिश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कपिश जी से एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से अब पीयूष जी, क्योंकि आप लोग एक बार फिर अब पूरे जोर शोर से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैदान जो है वो खाली नहीं है। आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और अब आपकी जो भागीदारी जो अन्य पार्टियों के साथ हो रही है, आप भी एक गुट बन के अब जो है मैदान में उतरने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव इससे आप ला पाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी विकास की बात कर रही है और समाजवादी पार्टी भी विकास की बात कर रही है। हिना जी, देखिए 2017 में हम लोग भाजपा से गठबंधन हमारा हुआ, 8 सीटें मिली, 4 विधायक हमारे जीते, 4 विधायक इस समय हैं। ये गठबंधन की बात जो रही तो भारतीय जनता पार्टी ने तब देखा हम लोगों के साथ कि वहाँ पे हम लोगों का कितना जनाधार है और हमसे क्या फ़ायदा हो सकता है। इन्होंने किया क्या कि साथ तो सबका ले लिया, विकास केवल अपना किया। ठीक है, इस पे कई बार डिबेट भी हो चुका है आपके चैनल पे। उसके बाद हम लोग जब अलग हो गए तो हम लोगों ने यह देखा कि जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में छत्रप है, तो क्यों ना हम ही लोग पहल करें। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब ओम प्रकाश राजभर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कैबिनेट मंत्री थे और भाजपा में सहयोगी थे, तब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि विपक्ष है कहाँ, विपक्ष असली विपक्ष तो ओम प्रकाश राजभर है। चाहे वो थाने की दलाली की बातें हो, चाहे सरकार में रह के 500 की 5000 की हो गई, चाहे सड़क के गड्ढों के घोटाले की बात रही हो, हर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गलत थी वहाँ पे हम लोगों ने इनको आईना दिखाने का कार्य किया था। इनको नहीं समझ में आ रहा था, हम लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। तो विपक्ष देखिए, बेसिकली अगर अभी बड़े भाई कह रहे थे अजय जी कि विपक्ष सपा है, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो 3 साल से सपा भी रास्ते पे मतलब धरना प्रदर्शन नहीं कर रही थी। ये बात माननी पड़ेगी। अभी एक्टिव हुई है, चूंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं तो सारे लोग भी एक्टिव होंगे, ये जितनी पार्टियां हैं वो एक्टिव होंगी। देखिए, हम लोगों का एक जनाधार है, पूर्वांचल की 100 से 150 सीटों पे हम लोग खासा प्रभुत्व रखते हैं, और राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन लोगों के लिए करते भी हैं। अब जैसे अब ये आम आदमी पार्टी दिल्ली से आई, संजय सिंह जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 से 3 बार अच्छी बातें हुई हैं। उम्मीद है, मैंने आपको बताया है कि जल्दी वो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होंगे। और रही बात शिवपाल जी की बात समाजवादी पार्टी से भी चलती है। आपने देखा होगा, कभी रूठ जाते हैं, कभी आ जाते हैं उनके साथ में, वहाँ भी हम लोगों की बातें हैं। बस एक दिन आप ऐसे ही आएगा कि वो भी हम लोगों के साथ में होंगे, बस औपचारिक घोषणा ही कह लीजिए तो बाकी है। अच्छा, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, एक चाहे वो छल हो, बल हो, धन हो, वो हर प्रकार का प्रयोग करती है चुनाव में। अच्छा, उसको हराने के लिए जितने छोटे दल हैं और जितने विपक्ष हैं उनको एक होना होगा। अब इसकी पहल करे कौन? इसकी पहल पिछले साल ही भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने छोटे छोटे दलों को इकट्ठा किया। अच्छा, इनसे क्या है कि किसी का 10 सीटों पे प्रभाव है, किसी का 15 सीटों पे प्रभाव है, जिसमें से 8 जो छोटे छोटे और दल हैं, तो इनको एकजुट किया गया। अब हम लोग मिलकर 2022 के चुनाव में एक साथ आएंगे और देखिएगा 22 में हम लोग यही भागीदारी संकल्प मोर्चा तीसरे घटक के रूप में देखिएगा सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। जी कपिल जी, अब क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? कपिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कपिल जी, सवाल मेरा यह है जो मैं आपसे करना चाह रही हूं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो पिछले कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने काम किया उसके बल पर चुनाव लड़ना चाहती है, और वही विकास मॉडल दिल्ली से आम आदमी पार्टी लेकर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रख चुकी है, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन है, यानी समाजवादी पार्टी की जो पोजीशन है उत्तर प्रदेश में, उसको खतरा पैदा होगा? आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं कपिल जी से, उनसे सवाल लूंगी। इससे पहले मैं अनीता जी से सवाल ले लेती हूँ। अनीता जी, कई बार विपक्षी पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है, जैसे अभी भी कहा गया कि बीजेपी जो है छल बल धन हर तरीके का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहती है,
और वहीं आप ये कहते हैं कि जनता आपको खूब पसंद करती है और जनाधार आपको मिलता है, आप लोगों के लिए विकास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को ये ठीक नहीं लगता और आप ये बातें, विकास की बातें जो है वो विपक्ष को समझ में नहीं आती और इन्हीं चीजों को लेकर ही निशाना बीजेपी पर साधा जाता है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, सड़क को हो, गड्ढे हो, तमाम चीजों को लेकर राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। क्या कहेंगे? देखिए हिना जी, सबसे बड़ी बात है, आपने ये बात कही थी कि स्वर्णों की पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी सबका साथ सबके विकास के लिए है और सभी के लिए है। और जहाँ तक कि जो विपक्ष आरोप लगाता है उसके आरोप से हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता बहुत मजबूत बना रखा है। कप्तान जितने हैं उठा के लिस्ट देख लीजिए। अरे पहले बोलने दीजिए, आप फिर उसके बाद बोल दीजिएगा। कहाँ आप सबको साथ लेके चल रही है? अगर आप सबको साथ लेके चली होती भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी साथ लेके चली होती तो हम लोग अलग नहीं होते। केवल और केवल एक जाति समुदाय को आप लोग बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और बाकी सबका दोहन किया जा रहा है। ऐसा जब आप बोल रहे थे हम शांति सुन रहे थे, और आप अलग क्यों हुए वो आप भी जानते हैं और सारी जनता भी जानती है कि आप अलग क्यों हुए हैं। आप केवल अपने स्वार्थ हित के लिए अलग हुए, स्वार्थ हित के लिए आप आए थे और कोई बात स्वार्थ के लिए हम आए थे। 150 सीटों पर वोट दिलाया आपको, तब तो आप लोग कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। सबसे बात यह है, आप जब बिल्कुल सबका साथ सबका विकास यही साथ लिया, आज तक एक पार्टी कार्यालय तो दे नहीं पाए आप लोग। विधायक आवास, एक हमारे कैबिनेट मंत्री जो थे, कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया, आज तक विधायक आवास नहीं मिला। सूचना डायरी उठाइएगा, खोल के देख लीजिएगा। राजनीति जो है व्यक्तिगत नहीं की जाती, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं की जाती। राजनीति जो है विचारधाराओं की राजनीति होती है। यह विचारधारा आप लोग दिखा रही है कि एक विधायक को आज तक आपने आवास नहीं दिया। उठाइए सूचना डायरी देखिए। ओम प्रकाश राजभर जी खुद किराए के मकान में रह रहे हैं, सरकारी विधायक आवास नहीं मिला है। अगर हम कार्यालय मांग ले तो हमारा जो है व्यक्तिगत स्वार्थ है। और उठा के देख लीजिए, जिन पार्टियों के एक भी विधायक नहीं है उनके कितने बड़े बड़े ऑफिस आपने दे रखे हैं। तो हमको मत बताइए, 2 साल 3 साल हमने खूब आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत सबको पता है। बोलिए, आप अच्छे से बोल दें। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आप पहले बोल लीजिए, फिर आप बोलने नहीं देते, आप मुझे बोलने लगते। आप पहले बोल लीजिए, आपको जो बोलना है, जितनी गाली देनी है पहले दे लीजिए। पहले आप गाली दे लीजिए जितनी देनी हो भाजपा को। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं और हम सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए कार्य करते हैं और कार्यकर्ता जनता से सीधे संपर्क है। विपक्ष ही जानता है कि विपक्ष केवल अपना जनाधार खो जाने के कारण आरोप लगा रहे हैं कि अब हम सत्ता हुए कैसे आए। हम सत्ता के लिए, बीजेपी सत्ता के लिए नहीं आती, बीजेपी जनता की सेवा के लिए आती है। और जो सेवा कार्य हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल में भी आपने देखा कि उन्होंने कितनी सेवा की, कितनी विपक्ष के लोगों ने सेवा की है। विपक्ष लोगों ने केवल राजनीति की है, ना कि कोई सेवा की। आपने सबने देखा, ये सबने देखा। और सबसे बड़ी नहीं, आपने देखा कोरोना काल में राजस्थान से अगर हमने कांग्रेस को कहा कि आप वहां से बच्चों को ले आइए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारी योगी सरकार वहां से बच्चों को लाकर बच्चों को घर तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है, चलिए ये दावे तो सभी पार्टियां करती हैं। अपना सवाल अब कपिश जी से लेना चाहूंगी। कपिश जी, जहां एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है सबका साथ सबका विकास, वहीं आप वो काम गिनवा रहे हैं जो आपने पिछले 5 साल में किए। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली का मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश में आने की बात कर रही है। कपिश जी, तो आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है, उस एंट्री से आपके अस्तित्व को कहीं ना कहीं चोट लगेगी उत्तर प्रदेश में? कपिश जी, नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं मानते।
हारे, फिर गठबंधन में ये खटास पड़ी कि अब एक दूसरे का मुंह भी देखना सब लोग नहीं चाहते हैं। आप सपा और बसपा का गठबंधन उठा के देख लीजिए कि लोकसभा में क्या हासिल हुआ। अजय जी, आपने जो अपना विश्लेषण किया है वो आपका एक अपना विजन है, और आप देखिए जीत और हाथ विश्लेषण का तरीका बदल देती है, ये राजनीति में देखा जाता है। अभी कुछ लोगों को विश्लेषण करने के लिए दे दीजिए तो वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला करना है तो बसपा, सपा, कांग्रेस, बसपा सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि उनका 42% मत है और आपका 28% मत है। तो इस तरीके से मतों को वो जोड़ने लगते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर और चुनाव के अंदर कभी केमिस्ट्री में ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं है कि एक सूत्र और एक मानक तय हो गए हो और उसी पे चीजें चलती। जब कुछ अच्छा होता है तो उसके विश्लेषण का तरीका दूसरा होता है, उसका निर्णय लिया हुआ कहीं गलत साबित होता है तो उसका विश्लेषण का तरीका अलग होता है। हम लोगों ने भी पार्टी के मंथन किया, आत्ममंथन किया, हम लोगों ने भी चिंतन किया। पिछले 30 वर्षों से गठबंधन का एरा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको वर्तमान समय में लोग सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी कहते हैं, या एक समय में जब मोदी जी आए तो कहा जाता था कि उनकी वेग चल रही है, तो भी वो 42 दलों के साथ आए थे। तो इस कॉम्बिनेशन को ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने जो अपनाया वो गलत ही अपनाया। ठीक है, हमको जनता ने अपनी सेवा का माध्यम नहीं चुना, हम तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सत्ता परिवर्तन में नहीं व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। आज भी अब डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम अपने कामों के बल पर वोट मांगेंगे, हम भविष्य में करने वाले कामों के नाम पर वोट मांगेंगे। लेकिन हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर, हम छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर या छलिया दूसरों